नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उपचुनाव का दंगल किसका होगा मंगल, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव के दंगल के बीच मेगा मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें अयोध्या से जुड़ी मिल्कीपुर सीट का नाम फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। सपा की ओर से अभी तक 6 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। बीजेपी ने अभी तक एक भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है। इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दे रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। सीएम योगी के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। तो आपको ये बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के जरिए बता रहे हैं, जहां मंथन चिंतन के लिए बैठकों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष, सभी नेता, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। चिंतन मंथन चल रहा है। सभी 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर, प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी मंथन चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यूपी की उपचुनाव की रणनीति जिसे लीड कर रहे हैं योगी, उसी को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी के खेमे में मंथन जारी है। संभव है कि कुछ ही देर में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी बैठक के बाद। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो हलचल वहां भी तेज है। सपा ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के पास पहले से 4 सीटें बच रही थी, अब 3 सीटें बची हैं, उसमें से भी 2 मिली हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया। सपा ने वो सीटें दी जिन्हें जीतना मुश्किल है। अजय राय ने यह कहा कि हमारी डिमांड को अनदेखा किया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, एक बार फिर दोनों अलायंस करके वहां चुनाव लड़ेंगे उपचुनावों में, लेकिन कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से नाखुश नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमें वो सीटें दी गई हैं जिस पर फाइट जो है एकदम टाइट है, यानी जिन्हें जीतना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी ने हमें वो सीटें दी हैं। तो इस सबके बीच उपचुनाव में जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दलीलें हैं। आइए सुन लेते हैं कि जीत की ताल ठोकते हुए किस नेता ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद खास मेहमानों से परिचय आपका कराएंगे। डिबेट की शुरुआत करेंगे। उससे पहले भी परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। ये तो लड़ रहे हैं 2 सीट, कटहरी और मझवा। नहीं, हम लोग 10 सीट लड़ रहे हैं। 2 निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। कांग्रेस मिलकर लड़ेगी इंडिया गठबंधन में, और डंके की चोट पर 10 की 10 अभी 9 अनाउंस किया। 9 की 9 जीतेंगे और इनको हराएंगे, भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे। अब देखिए, हम लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया था, उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व बात कर रहा है और निर्णय मुझे लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगा। 5 का प्रस्ताव दिया था, निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का। हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। हमारे संगठन की ओर से पूरी तैयारी है और हम लोगों ने अपने संगठन में जो भी तैयारी हमें करनी है, तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। और आप देखेंगे हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हमने इन विधानसभा सीटों में भी प्रदेश के साथ साथ इन सभी विधानसभाओं को सदस्यता के रूप में भी विशेष रूप से फोकस किया है, चिन्हित किया है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर एक व्यापक जनसंपर्क करके सदस्यता अभियान को भी इन विधानसभाओं में लक्षित करके एक सफलतापूर्वक पूरा किया। निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। ये तो लड़ रहे हैं 2 सीट, कटहरी और मझवा। नहीं, हम लोग 10 सीट लड़ रहे हैं। 2 निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। रहा है उपचुनावों को लेकर, लेकिन आइए अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो उपचुनाव है उसको लेकर ग्राफिक्स कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां खबर क्या है, क्या आज हम चर्चा करेंगे और किस तरह से उपचुनावों की फाइट टाइट है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यूपी उपचुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। सीएम योगी के आवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक में डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष शामिल है। उम्मीदवारों के नाम पर इसमें मंथन है। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया। सपा ने वो सीटें दी जिन्हें जीतना मुश्किल है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। खबर क्या है ये आपने समझा है। अब आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, डिबेट की तरफ आगे चलेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। चंचल यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अविरल मलिक साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। और मेरे रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, चिंतन मंथन चल रहा है। क्या लगता है कि कुछ देर में नाम सामने आ जाएंगे? रजत।
देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है जिसमें संगठन के लगभग सभी जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के अन्य पदाधिकारी हैं। आज इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि कौन कौन से नाम, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में बैठक हुई थी और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि जो नामों के फाइनलाइजेशन वाली जो स्थिति है वो लगभग अंतिम स्टेज पे है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने नामों की लिस्ट जारी कर सकती है, ये आज होगा या कल होगा, इस पे ऊपर संशय बस बना हुआ है, लेकिन नाम इसका मतलब अब भारतीय जनता पार्टी लगभग फाइनल करने की स्टेज पर है। वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन की स्थिति है, इंडी गठबंधन की जो स्थिति है वो बड़े नाजुक दौर में इस समय फिलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गठबंधन में होने वाली टूट की संभावनाओं की ओर सीधे तौर पर इशारा हो रहा है। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में सीधे तौर पर यह बयान दिया है कि हमारी कोशिश होगी कि हम इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। तो ये कोशिश शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो निश्चित तौर पर ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में गड़बड़ जरूर है, दाल में काला कुछ जरूर है। और जिस तरीके का बयान उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, अजय राय ने जिस तरीके का बयान दिया है कि वो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से खुश नहीं है, सीधे तौर पर उन्होंने 5 सीटों की डिमांड की है। एक गोपनीय पत्र भी लिखा गया है, केंद्रीय नेतृत्व को अजय राय ने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि 5 सीटों पर कम से कम कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। और जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी भी है वहां भी जीत की संभावनाएं बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो इसलिए कांग्रेस का कम से कम इन उपचुनाव में खाता तो खुले, इसकी जो उम्मीद है वो अजय राय को है और इसीलिए एक विनिंग सीट कम से कम कांग्रेस को मिले, इसकी डिमांड लगातार की जा रही है। और ये दोनों जो सीटें दी गई हैं ये भी सिर्फ पश्चिम में गई है, पूरब की तरफ में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है। तो पश्चिम तक ही कांग्रेस पार्टी को सिमटाने की कहीं कोई कवायद तो नहीं हो रही, पूरब की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ ही ना पाए इसकी कोई कवायद तो नहीं हो रही। ये तमाम आशंकाएं इस समय कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके दिलो दिमाग में चल रही है। और इसीलिए इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि बड़े नाजुक दौर में है ये पूरा गठबंधन। जिस तरीके की समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके की तीव्रता अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी उन्होंने बिना किसी बातचीत के अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसका सीधे तौर पर प्रभाव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के ऊपर पड़ेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति के आधार पर सदस्यता अभियान पूरा करने के बाद अब कैंडिडेट के नाम को ऐलान करने की स्टेज पर है और उम्मीद है कि अगले आज से लेकर कल तक कुछ न कुछ कैंडिडेट्स के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आएंगे। रजत, एक सवाल और है यहाँ पर कि हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले से प्री प्लान तरीके से चलती है और अधिकतर उपचुनावों में सबसे पहले उपचुनाव हो या चुनाव हो सबसे पहले बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती है। इस बार थोड़ा समाजवादी पार्टी आगे है, 6 प्रत्याशियों के ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो ये जो देरी लगी है इसके पीछे क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं भारतीय जनता पार्टी जो आज या कल में जारी कर सकती है? देखिए, इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो लोकसभा चुनाव के परिणाम है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट पहले उतारे थे, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे तो समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट कई सीटों पर बदल दिए और उसके बाद उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा जिन्होंने जीत दर्ज करी। इस बार भी परिस्थितियां लगभग वैसे ही बनती चली आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उनकी दृष्टि से अगर देखें तो इस बात की संभावना है कि वो चाहते थे कि पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान हो और उसके आधार पर कौन जिताऊ कैंडिडेट वहां पर हो सकता है, क्योंकि पैनल भारतीय जनता पार्टी का तैयार है, चर्चा सबके नामों पर बार-बार हो चुकी है और उनमें से विपक्ष के उम्मीदवार के आधार पर कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है उसके नाम का ऐलान किया जाएगा। तो ये एक रणनीति के तहत है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अभी समय भी पर्याप्त है कैंडिडेट के नाम के अनाउंस करने के लिए, चूंकि अब नामांकन शुरू हो रहे हैं तो इसलिए समय है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ये एक संभावना बन सकती है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामों का ऐलान थोड़ा देर से करने का विचार किया है और इसलिए अब चूंकि बैठकें जो चल रही है और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये कुल मिला के कह सकते हैं कि नामों को लेकर ये अंतिम बैठक होगी। इसके बाद सीधे नामों का अनाउंसमेंट होगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सामने होंगे उन 9 सीटों पर जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ओके रजत, लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ अविराल मलिक साहब जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। मलिक साहब बताइए कितनी तैयारी है, आज बड़ी बैठक आपकी चल रही है, तमाम बड़े नेता जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी सब मौजूद हैं, कितने कॉन्फिडेंट नजर आती है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों को लेकर? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है और यदि हम मजबूत हैं तो अपने संगठन के कारण है और जनता के आशीर्वाद के कारण है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से है, वो सबको नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है, योगी जी की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है और जनता के लिए कार्य किया जा रहा है, उस आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, क्राइम रेट को डिक्रीज करने की बात हो या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने का विषय हो, नारी सशक्तिकरण से लेकर महिला सुरक्षा से लेकर गरीबों के लिए कार्य करने तक
ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, हमारे द्वारा जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई की गई, असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की गई, देश विरोधी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई, राष्ट्र विरोधी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई, किसी आतंकवादी टाइप के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में नहीं बख्शा गया। ये हमारी कामयाबी है। और उसके साथ साथ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई माफिया नहीं पनपा, लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से सही है, मजबूत है। और जो एक प्रकार से दंगा करने की परिस्थिति बनाता है या फिर हिंसा करने का प्रयास करता है, उस जिहादी तत्व पर भी कड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के नेतृत्व में निश्चित रूप से की जाती है। और साथ साथ रही बात विकास की, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं, किसानों के विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं, मजदूरों के विकास के मुद्दे पर हम जनता के मध्य में जाते हैं। साथ साथ हमारा जो नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस नारे के आधार पर हम जनता के मध्य में जाते हैं। हमने छात्रों के लिए कार्य किया, युवाओं के लिए कार्य किया, स्कीम चलाने का कार्य किया और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों का 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का कार्य जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया, वो सबको मालूम है। उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, आदरणीय योगी जी महाराज को जाता है। साथ साथ जिस प्रकार से हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट से लेकर छोटी से लेकर बड़ी बात तक की अगर देख ली जाए तो हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और किसी गुंडे माफिया को हमने पनपने नहीं दिया, किसी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी टाइप व्यक्ति को हमने इस उत्तर प्रदेश ठीक है मलिक साहब, लौटूंगा मैं आपके पास। चुनावों को लेकर 9 सीटों पर उपचुनाव हैं और इस समय सियासत जो है उत्तर प्रदेश में हाई नजर आ रही है। पूरे मेहमान हमारे साथ जो हैं, सभी मेहमान जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत लगातार चली रही है। रजत जिस तरह से बता रहे हैं कि सियासी समीकरण क्या वहां बनते नजर आ रहे हैं, तो अभिलाल मलिक साहब जो हैं कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चंचल यादव मेरे साथ जुड़ गई, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। चंचल जी बताइए किस तरह से देखती हैं फाइट आप? एक तरफ हालांकि आपके नेता कह रहे हैं कि अलायंस में लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस थोड़ी सी नाखुश आपसे नजर आ रही है, बताइए कितने कॉन्फिडेंट हैं? विकास भाई की कांग्रेस एकदम जो आपने बताया कि नाखुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हम इंडिया अलायंस के लोग सब लोग एक साथ मिलकर के ये जो फिरका परस्ती ताकतें हैं जो देश में अमन चैन बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, जितना भी हो सकता है ये भाईचारे की गंगा जमनी तहजीब को लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, इन सब के खिलाफ इंडिया अलायंस एकजुट है। और आप देखेंगे यहाँ से लेकर के झारखंड से लेके महाराष्ट्र से लेके हर जगह आपको ये फील होगा जी, ये फील होगा कि आप जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आप सोचो इंसानियत की हत्या हो रही है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है और ये सरकार केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे देख रही है और ये खुद पूरी साजिश है सरकार की। आपने देखा होगा चाहे वो बहराइच का कांड हो, चाहे वो आपने मंगेश यादव की हत्याकांड हो, वहीं जो मुख्यमंत्री के सजाती लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार की हिम्मत नहीं होती है। और आप खुद अनुमान लगा सकते हो ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। आप खुद सोचो बीजेपी का सत्ता दल का विधायक और मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति सरेआम पब्लिक प्लेस पे पीटता है और पीटने के बाद वो 6 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम करें तो किस लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर इनका है, किस लेवल पे फेलियर इनका है। चंचल यादव साहब, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करेंगे। देखिए बिल्कुल चुनाव है तो मुद्दों पे तो बात होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पे जाएंगे तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन मेरा सवाल जो पहले था उसका जवाब नहीं मिला, पहले आप वो दीजिए फिर हम मुद्दों पे चलेंगे। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि आपने उनके साथ गेम कर दिया है, 2 ऐसी सीटें दी हैं जहां जीतना मुश्किल है, वो आपने उन्हें पकड़ा दिए, बड़ा गेम समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। तो क्या आपका जो अलायंस है कांग्रेस के साथ हरियाणा जैसा तो नजर नहीं आएगा कि एक तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ जा रही थी, बाद में कुछ फायदा नहीं दिखा तो अलग हो गए? नहीं, अब तो वो अजय जी का जहां तक बयान है वो मेरा ख्याल है मैं उनका बयान भी नहीं सुन पाया हूं, लेकिन ये जरूर है जो इंडिया अलायंस है, जो उनके बड़े नेता है, वो सब लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन बना रहे। शायद दिक्कत यही तो नहीं है कि आप कांग्रेस की सुन नहीं रहे हैं, आप भी खुद कह रहे हैं कि मैं बयान नहीं सुन पाया हूं, यही तो दिक्कत नहीं है? ना ऐसा नहीं है। आप एक चीज देखिए विकास भाई, एक बात आप देखिए, कांग्रेस की स्थिति देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर, खुद कांग्रेस को कम से कम इस बात को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उत्तर प्रदेश में किस लेवल पर हैं और समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो वो भी कुछ नहीं होने वाला जो कुछ हो रहा है। दूसरी बात मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के कुछ स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस में, वो नहीं चाहते कि इंडिया अलायंस लगातार चलता रहे। मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाती है, कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम लोगों ने तो भाई पूरे सम्मान के साथ कांग्रेस को हरियाणा में भाई ठीक है आप जाओ लड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
जबकि हमारे पास वहां पे मजबूत संगठन है, मजबूत हमारे पास कैंडिडेट थे, सब कुछ थे। लेकिन हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को बोला कि भाई ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि आपके इसी बड़े दिल पे महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, जहां जिस तरह से आप महाराष्ट्र में पहुंचे। लेकिन रजत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से भी कह रहे हैं चंचल यादव साहब कि उन्हें पता नहीं है कि क्या बयान अजय राय की तरफ से दिया गया है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इस समय वैचारिक वहां मतभेद दिखाई दे रहा है, ये चुनाव परिणामों को क्या इफेक्ट करेगा और अभी किस तरह की सियासत विपक्ष की तरफ से हो रही है, बताइए रजत। देखिए, निश्चित तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट है समाजवादी पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स के बीच में और कांग्रेस के वर्कर्स और लीडर्स के बीच में, उसका असर ग्राउंड पर इस पूरे गठबंधन को, इंडिया अलायंस को निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी लगभग चाहती भी यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहे। जितना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि पीडीए ने काम किया लोकसभा चुनाव में, ये साफ हुआ और समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन कमबैक किया। लेकिन इसीलिए इस पीडीए की काट के तौर पर ही योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और वो बटेंगे तो कटेंगे की लाइन जो है वो अब लगभग पूरे देश में काम कर रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी उसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ये डिफरेंसेस रहे, ये बीजेपी के लिए सरप्लस वोट के तौर पर आ सकता है। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, समाजवादी पार्टी के नेता जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, इनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो उनको इस चीज के बारे में भी जागरूक होना चाहिए कि जिसमें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, 437 एनकाउंटर हुए थे, और उसके सापेक्ष में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखें तो अभी 207 के आसपास एनकाउंटर हुए हैं। तो लगभग आधे एनकाउंटर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं हुए हैं। तो उस समय के एनकाउंटर अगर जायज थे तो इस समय के एनकाउंटर जायज क्यों नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी से खास तौर पर पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में फिलहाल जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, वो राजनीतिक माहौल साफ तौर पर एकदम कांटे की लड़ाई का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक बेहतरीन परिणाम के साथ इस चुनाव में आ रहे हैं, और ये एक तरीके का आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद कोई बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं होने, सीधे विधानसभा चुनाव होंगे। तो ये जरूरी, ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पर चुनाव जरूर देखा जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 आउट ऑफ 10 लाने में कामयाब हो जाती है तो एक बहुत बड़ा झटका इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में मिलेगा, और उसका सीधा तौर पर असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है 27 भी आगे है, और उसके बाद महाराष्ट्र, तमाम चीजें ऐसी हैं लेकिन मैं अविरल मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से भी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो आपकी लॉ एंड ऑर्डर पर और एनकाउंटर्स पर और आपके नेताओं पर कई सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में एक बड़े मैंडेट के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उभर कर आई है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस भी हाई है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में उपचुनाव क्या उतनी राह आसान होगी जितनी बीजेपी या आप अभी समझ रहे हैं, मलिक साहब? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है लॉ एंड ऑर्डर का और क्राइम रेट का, जहां तक विषय है तो इन्हें तुलनात्मक अध्ययन जरा कर लेना चाहिए। अगर इनका तुलनात्मक अध्ययन सही रहे तो इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी जब इनका कालखंड हुआ करता था। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ करती थी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कोई बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती थी। साथ साथ किस प्रकार से पलायन हो रहा था, हिंदुओं का पलायन हो रहा था, जिहादी तत्वों के कारण हो रहा था, वो सबको मालूम है। ये कैराना में जाएं, कैराना में पूछें, लोनी में पूछें, साथ साथ मुजफ्फरनगर में पूछें, इन्हें मालूम पड़ जाएगा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उन जाट समाज के लोगों से आखिर ये क्यों नहीं मिलते हैं जाकर, क्यों नहीं पूछते हैं? उन हिंदुओं से क्यों नहीं मिलते हैं आखिर? ये ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ये जाट समाज के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ये राजपूत समाज के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ये हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलेंगे, सनातनियों के पक्ष में नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्हें केवल एक वोट बैंक दिखता है, वो 20% वोट बैंक जो इन्हें दिखता है उसके पक्ष में केवल और केवल ये बोलने का काम करेंगे। साथ साथ अगर ये बोलना चाहते हैं तो ये बोले जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई कोठारी बंधुओं की, जिस प्रकार से अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मारने का कार्य किया गया, निहत्थे राम भक्तों के माथे में गोलियां मार मारकर सयूज में उन्हें डुबोने का कार्य किया गया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों को, माफियाओं को सत्ता के संरक्षण में बढ़ावा देने का कार्य किया गया। आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को बढ़ावा देने का इन्होंने कार्य किया। पॉइंट टेकन मलिक साहब। लौट रहा हूं, चंचल यादव जी जवाब दीजिए, कई सारे सवाल खड़े किए हैं अविरल मलिक साहब ने, बोलिए। की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको बताता था तो गायत्री प्रजापति का नाम लेते हैं, ये वही भाजपा ही, ये भूल जा रहे हैं कि गायत्री प्रजापति की जो है पत्नी ने अभी बीजेपी को सपोर्ट किया, तब तो सपोर्ट ले लिया इन्होंने चुनाव के दौरान, अभी जो राज्यसभा का चुनाव थे। दूसरी बात, इनको इतना भी झूठ बोलने नहीं आता है कि कम से कम जब हम झूठ बोल रहे हैं
विकास भाई, तो क्या बोल रहे हैं? अब ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि महिलाओं को जो है खुली छूट कहीं भी आ जा सकती हैं, और अमित शाह जी कहते हैं गहने लाद करके आ जा सकती हैं। अरे मेरे भाई, आज उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा प्रदेश है जो महिला अपराध में नंबर 1 है। अब चंचल यादव जी, आप महिला अपराध की अगर बात करेंगे तो पिछले 4 जो नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है या जो मामले सामने आए वो अयोध्या से आप ही के नेता थे, या नवाब साहब की बात हो वो भी आप ही के नेता थे। अगर आपके नेता ऐसे करेंगे तो फिर महिला अपराध तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। जिन मोहित खान के खिलाफ इन्होंने ढिंढोरा पीटा, सुनिए, जिन मोहित खान के खिलाफ इन्होंने ढिंढोरा पीटा, परेशान कराइए इनको, मैं नहीं बोला इनके बात इनके बीच में समझे। जब जिन मोहित खान के खिलाफ इन्होंने फर्जी एफआईआर करा के जेल में डाला, डीएनए टेस्ट में क्या पाया गया? दूध का पानी पानी हो गया कि नहीं हो गया? ये चिन्मयानंद स्वामी के चेले चपाटे हैं। आसाराम बापू से शक्ति मिलती है, जो बलात्कारी पुरुष कहा जाता था पहले इसको, और ये चिन्मयानंद स्वामी जिस लड़की ने इसके ऊपर आरोप लगाया चिन्मयानंद स्वामी के ऊपर, उस लड़की को जेल भेजने का काम किया। सुनो भाई, सुन लो, मुझे मालूम है तुम्हारे गुरु को बोलूंगा तो मैं क्या सुनो। अरे भाई सुन तो लो, अभी तो दुखी रक्त में हाथ रखा है, दुखती रक्त पे मैंने हाथ रखा। सुन लो भैया, सुन तो लो। ये पता है प्रधानमंत्री जी को, इनके मुख्यमंत्री जी को, पूरे देश के बीजेपी के अधिकतर मुख्यमंत्रियों को किससे प्रेरणा मिलती थी? आसाराम बापू से। ये प्रेरणादायक लोग हैं। आपको याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह, इंटरनेशनल गुंडा। सुनो, इंटरनेशनल गुंडा। इनकी औकात नहीं थी पास्को एक्ट के बाद उसको गिरफ्तार कर लें, इनकी औकात नहीं है। क्या बात करेंगे? और सुनिए, इतने नहीं, आपको याद दिलाता हूं, कुलदीप सेंगर जो सजायाफ्ता व्यक्ति था, बाबा का बुलडोजर वहां नहीं चला। सुनो भाई, ठीक है।